हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जून 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज़ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है वो है फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला। यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर चुन लिए गए हैं। करीब 5 दशक बाद हुए स्पीकर के चुनाव में बिरला ने विपक्षी जो गठबंधन था इंडी, उसके उम्मीदवार यानी कि कांग्रेस के सांसद के सुरेश के मुकाबले ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित के जरिए विजय हासिल कर ली है। बिरला को चुने जाने के ध्वनि मत से पारित प्रस्ताव के बाद विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की, इसलिए मतदान की नौबत नहीं आई। हालांकि चुनाव के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दावा किया कि आम सहमति और सहयोग की भावना का ख्याल रखते हुए विपक्ष ने मत विभाजन पर जोर नहीं दिया है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों का मानना है कि विपक्ष में मत विभाजन को लेकर मतभेद था, इसलिए वोटिंग की बात नहीं की गई है। चुनाव के तत्काल बाद दोनों पक्षों के सुर अलग अलग थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान सदन की मर्यादा और संतुलन बनाए रखने के लिए उनके योगदान की यानी कि ओम बिरला के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुनने के बाद उन पर बहुत बड़ा दायित्व है और वो इस पर खरे उतरेंगे। सत्ताधारी एनडीए की तरफ से ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन किया था। ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी केजरीवाल को किया है गिरफ्तार। देखिए, आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे और न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब इस घोटाले में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राउस एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल की 5 दिन की जो रिमांड है को लेकर अदालत ने केजरीवाल को 3 दिन के रिमांड पर भेजते हुए सीबीआई को उन्हें 29 जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। शुगर लेवल कम होने से तबीयत बिगड़ गई तो केजरीवाल को कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थीं। सीबीआई ने मंगलवार को केजरीवाल से जेल में 3 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद बुधवार को अदालत की अनुमति मिलने पर अदालत कक्ष में औपचारिक तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि आरोपित से सरकारी गवाह बने दक्षिण भारत के शराब लॉबी के बड़े खिलाड़ी मंगुटा रेड्डी के बयान दिया है कि आबकारी नीति तैयार होने से पहले उसने केजरीवाल से मुलाकात की थी और उसे पैसे के बदले दिल्ली में शराब कारोबार में मदद का आश्वासन दिया गया था। आपातकाल के मुद्दे से लोकसभा में टकराव की शुरुआत। ओम बिरला के दोबारा लोकसभा चुने जाने के तुरंत बाद आपातकाल के मुद्दे पर सदन में बुधवार को तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। स्पीकर ने अपनी तरफ से प्रस्ताव लाकर विपक्ष को आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की तीखे शब्दों में भर्त्सना की, जो कि कांग्रेस को रास नहीं आया। बिरला के पहले ही संबोधन में सख्त रुख से विपक्षी थोड़े से आहत थे। संबोधन के आखिर में स्पीकर ने आपातकाल के योद्धाओं की स्मृति में सदन में सदस्यों से 2 मिनट का मौन रखने का आग्रह किया, जिसे कई विपक्षी सदस्यों ने अनसुना कर दिया और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। हालांकि जब अध्यक्ष अपना संबोधन पढ़ रहे थे तो कांग्रेस के सदस्य विरोध स्वरूप खड़े थे, जबकि बाकी विपक्षी दलों के सदस्य बैठे हुए थे। हजारीबाग में नीट परीक्षा के केंद्र रहे ओएसिस स्कूल के प्राचार्य सीबीआई हिरासत में। नीट परीक्षा लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने बुधवार को झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक को 8 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। प्राचार्य के साथ उस ई रिक्शा चालक को भी हिरासत में लिया गया है, जिसने 3 मई को कुरियर एजेंसी द्वारा बाईपास में प्रश्न पत्र उतार दिए जाने के बाद उसे ई रिक्शे से हजारीबाग एसबीआई की मुख्य शाखा में प्रश्न पत्रों से भरे ट्रंक पहुंचाए थे। सीबीआई की टीम प्राचार्य व ई रिक्शा चालक को शाम करीब 5 बजे हजारीबाग स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस ले गई। वहां उनसे पूछताछ की। बुकलेट का लिफाफा खुले होने को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए। बता दें कि ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक
NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हजारीबाग के जिला कोऑर्डिनेटर भी हैं। कॉलेज के हिजाब बैन पर दखल देने से कोर्ट का इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज के अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। चैम्बूर ट्रॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज के एक ड्रेस कोड लागू किए जाने के निर्देश को चुनौती देते हुए 9 मुस्लिम छात्राओं ने इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। इसके तहत छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर के अंदर हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी और बैज नहीं पहन सकते हैं। जस्टिस AS चंदुलकर और राकेश पाटिल की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि वह कॉलेज के लिए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके बाद मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी गई है, जो विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष की छात्रा हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अल्ताफ खान ने कहा कि इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से अलग रखें, चूंकि यह मामला सीनियर कॉलेज के छात्राओं का है, जहां यूनिफॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने को इस साल लगेंगे 4.5 करोड़ पौधे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस साल 4.5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। CEQM ने वित्त वर्ष 24-25 के दौरान NCR में शामिल राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों सहित केंद्र सरकार के विभिन्न निकायों को उनका लक्ष्य भी दे दिया है। इसमें दिल्ली के लिए 56,40,593, हरियाणा के लिए 1,32,00,000, राजस्थान के लिए 42 लाख और उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 2 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है। CEQM ने बुधवार को NCR में परिवहन विभाग की सभी एजेंसियों को सलाह दी है कि वे प्रमुख सड़कों के किनारे सेंट्रल वर्ज के साथ साथ जहां तक संभव हो खुले क्षेत्रों में हरा भरा बनाने की कोशिश करें। इसके साथ शैक्षणिक संस्थानों, उच्च शिक्षा अनुसंधान संस्थानों से भी 2024-25 के दौरान 9,08,742 के संचयी पौधारोपण लक्ष्य के साथ अपने संबंधित परिसरों के भीतर और बाहर बड़े पैमाने पर हरियाली व पौधारोपण अभियान शुरू करने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। OEF ने बनाई देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस और पैरामिलिट्रिक फोर्स के जवानों को दुश्मनों की गोली से सुरक्षित रखने के लिए आयुध उपस्कर निर्माण यानी कि OEF फूलबाग कानपुर में बनी लेवल 5 श्रेणी की बुलेट रेजिस्टेंस जैकेट तैयार है। इसमें 6 गोलियां लगने पर भी जान का खतरा नहीं सताएगा। केरल पुलिस के बाद महाराष्ट्र राज्य के चिरौली जिला पुलिस व DRDO की शाखा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने BREG की मांग की है। OEF के GM डॉक्टर अनिल रंगा ने मंगलवार को निर्माण के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में BRJ को देश की पहली सबसे हल्की जैकेट बनाने का दावा किया है। GM ने बताया कि जैकेट को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात के विशेषज्ञों ने लेवल 5 के मानकों की कसौटी पर बेहतर पाया है। केरल पुलिस ने भी परीक्षण में इसे पास पाया है। जल स्रोतों की देशव्यापी दूसरी गणना में झरनों को भी किया जाएगा शामिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी तरह के जल स्रोतों की दूसरी गणना की प्रक्रिया शुरू की है। पिछले साल पहली गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, जिसके आधार पर यह पता चला है कि देश में नदियों, नहरों के साथ ही कितने तालाब, पोखर, झील आदि हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस बार सभी जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट 2 साल के भीतर आने की उम्मीद है। पिछली बार इसमें 4 साल से अधिक का समय लगा था। इस बार की गणना में जल स्रोतों के रूप में झरनों को भी शामिल किया जाएगा। इस सिलसिले में राज्यों के साथ पहला मसौदा साझा किया गया है, जिसमें जल स्रोतों की गणना के तौर तरीकों का विस्तृत लेखा जोखा है। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार इस बार की गणना से जल संपदा की पूरी तस्वीर से वाकिफ हो सकेंगे। पिछली गणना
का एक बड़ा निष्कर्ष अवैध कब्जे और अतिक्रमण के शिकार जल स्रोतों की संख्या सामने आना था। दुश्मन की पकड़ में आसानी से न आने वाला रॉकेट नौसेना को मिला। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने बुधवार को भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट सौंपा है। यह आसानी से दुश्मन की रडार में नहीं आता है। इसके उपयोग की कई विशेषता तकनीक इसके चारों ओर और माइक्रोवेव शील्ड बनाकर रडार के संकेतों को स्पष्ट कर देती है। इसे डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस मध्यम दूरी के चैफ रॉकेट में कुछ माइक्रोन व्यास वाले विशेष प्रकार के फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। जब इसे दागा जाता है तो पर्याप्त समय और क्षेत्र में यह माइक्रोवेव ऑब्सक्योर क्लाउड का निर्माण करता है। इस तरह रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ने वाले उपकरणों से बचने के लिए एक कवच का काम करता है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है हमारा द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम दौर। पड़ोसी देशों के बीच किस प्रकार की आदर्श साझेदारी होनी चाहिए उसे नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने पुनः परिभाषित किया है। देखिए, इस दौर को यदि भारत बांग्लादेश संबंधों का स्वर्णिम काल कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई हैं। नई सरकार के कार्यकाल में यह किसी भी देश राष्ट्राध्यक्ष का पहला दौरा है। यह दर्शाता है कि बीते 10 वर्षों के दौरान दिल्ली और ढाका के रिश्ते कितने मधुर और सहज हुए हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों की आंच भी उन पर नहीं पड़ी है। इस वर्ष जनवरी में शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुना था। तब उन्होंने कहा था कि भारत हमारा एक प्रमुख पड़ोसी, भरोसेमंद साथी और क्षेत्रीय साझेदार है। भारत बांग्लादेश रिश्ते बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहे हैं। उनके हालिया दौरे की महत्ता को प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह कहकर बखूबी रेखांकित किया कि वह हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेशी मेहमान हैं और इस दौरे पर दोनों नेताओं के बीच 10 सहमति पत्र यानी कि AMU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शेख हसीना जुलाई में चीन का दौरा करेंगी। उससे पहले उनका हालिया भारत दौरा द्विपक्षीय संबंधों में आ रही परिपक्वता का भी परिचायक रहा है। दोनों देश अन्य राष्ट्रों के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने के साथ ही एक दूसरे के साथ बहुत निकटता से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में कभी ढाका को बीजिंग के साथ सक्रियता बढ़ाने से नहीं रोका, लेकिन चीन को लेकर भारत की कुछ चिंताएं जरूर रही हैं, जिसका शेख हसीना ने हमेशा ख्याल रखा है। वर्ष 2020 में ही चीन तीस्ता नदी से जुड़ी विकसित परियोजनाओं में $1 अरब के निवेश की इच्छा जता रहा है और गत वर्ष उसने एक औपचारिक प्रस्ताव भी दिया। बांग्लादेश के लिए यह लंबे समय से चली आ रही प्राथमिकता है और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में इस संदर्भ में एक समझौता भी किया था, लेकिन वह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में चलते सिर नहीं चढ़ पाई थी। उधर चीन बार बार प्रस्ताव दे रहा था और भारत की ओर से हिला हवाली के चलते हसीना राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर थीं। आगे आर्टिकल में बताया गया कि भारत के लिए बांग्लादेश की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होना चाहता है और बंगाल की खाड़ी की भूमिका उसके एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में होगी। वहीं बांग्लादेश के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक एवं सामरिक केंद्र के रूप में अपनी संभावनाओं को चुनना होगा, तो उसके लिए भारत से साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण होगी। चूँकि दोनों ही देश अपने रणनीतिक नज़रिए को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हैं और उनके व्यवहार को आकार देने में द्विपक्षीय साझेदारी निरंतर रूप से अहम बनी रहेगी। निसंदेह चीन इसके एक अहम किरदार बना रहेगा, लेकिन उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है कि परीक्षाओं पर गंभीर चर्चा का समय। देखिए, पिछले दिनों जो ये सेकंड आर्टिकल है कि पिछले दिनों जो परीक्षा के पेपर जो लीक होने की शिकायतें मिलने के बाद देश भर में विश्वविद्यालयों में PhD में नामांकन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता हासिल करने के लिए होने वाली UGC नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा देश भर के 317 शहरों में आयोजित की गई थी और इसके लिए 11.21 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली NET UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई थी। इन दोनों मामलों की जांच CBI कर रही है। NET UG
के पेपर लीक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। इस साल नेट यूजी के लिए रिकॉर्ड 23 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पेपर लीक के इन मामलों के सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट पीजी समेत कुछ और परीक्षाओं को टाल दिया है। देखा जाए तो पेपर लीक होने की बीमारी सिर्फ प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं तक भी हो गई है। सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले देश भारत में पेपर लीक कांड स्वीकार्य नहीं है। हालांकि पेपर लीक और नकल के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक बदस्तूर जारी है। सवाल है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी वे आसानी से कैसे छूट जाते हैं, जबकि कानून में तो सजा के कड़े प्रावधान हैं। हमें पेपर लीक के मामले को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सच तो यह है कि इसने देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। यह किसी राज्य विशेष और पार्टी विशेष का मामला नहीं है, यह देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा अहम विषय है। ऐसे में गंभीरता से परीक्षा पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। प्रोजेक्ट फाइनेंस के नए नियम से बैंक परेशान। परियोजनाओं को कर्ज देने के आरबीआई के नए नियम को लेकर बैंकों ने वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई है। एक दिन पहले ही वित्त मंत्रालय में बैंकों और वित्तीय एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर से जुड़े तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। इस बैठक में बैंकों की तरफ से प्रोजेक्ट फाइनेंस के नए नियम का मुद्दा उठाया गया है। बैंकों का कहना है कि आरबीआई का नया नियम उनके लिए कर्ज की लागत बढ़ाएगा। इसका असर उनके मुनाफे के स्तर पर भी होने लगा है। बैंकों से पहले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ से भी आरबीआई के नए नियम को लेकर अपनी परेशानी से वित्त मंत्रालय को अवगत कराया है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरफ से परियोजनाओं को जितना कर्ज दिया जाएगा उसका 5% राशि का समायोजन उनके मुनाफे से करना होगा। बजट में मानक कटौती दोगुनी करने पर किया जाए विचार। सरकार को आगामी बजट में नई रियायत कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को दोगुना करके 1 लाख रुपए करना चाहिए। यह मूल कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करना चाहिए। बजट में कराधान सुधारों की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कर और सलाहकार कंपनी ईवाई ने सुझाव दिया है कि कॉरपोरेट कर की दरों में स्थिरता रखी जाए। कंपनी ने कहा है कि व्यक्तिगत कर के मोर्चे पर छूट कटौती के बिना रियायती कर व्यवस्था जारी रहे। वर्तमान कर प्रणाली के तहत करदाता पुरानी व्यवस्था और नई रियायती व्यवस्था के बीच चयन कर सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में विभिन्न छूट मिलती है तो नई व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कटौती दी जाती है, लेकिन कोई छूट प्रावधान इसमें नहीं दिया जाता है। बैटरी ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश का ऐलान। देश में बैटरी बनाने का उद्योग देसी विदेशी कंपनियों को तेजी से आकर्षित करने लगा है। इस क्रम में बुधवार को एक साथ 5 कंपनियों ने बैटरी भंडारण और बैटरी निर्माण से जुड़े रसायन के निर्माण के क्षेत्र में निवेश करने का ऐलान किया है। जिन कंपनियों ने घोषणा की है उनके नाम हैं नैश एनर्जी, सिंगापुर की विफ्लोटेक, बैटेक्स एनर्जी और खुशमंदा पावर और लोहुम क्लिनटेक। ये सारी कंपनियां भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन की तरफ से अगले हफ्ते आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह के 10वें संस्करण में अपनी योजनाओं का विस्तार से ऐलान करेंगे। अमेरिका ने भारत के साथ वन स्टॉप पैक्ट की इच्छा जताई। यह है इंटरनेशनल पेज की न्यूज़। विमान यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अमेरिका की यातायात सुरक्षा एजेंसी ने भारत के साथ वन स्टॉप पैक्ट करने की आवश्यकता जताई है। इसमें यात्री बार बार की सुरक्षा जांच से बच सकेंगे और आसानी से अपना सफ़र तय कर सकेंगे। यह व्यवस्था अमेरिका सहित कई देशों में लागू हो चुकी है और इससे उड़ान क्षेत्र की सुरक्षा में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। वाशिंगटन में भारत अमेरिका एविएशन समिट को संबोधित करते हुए अमेरिकी यातायात सुरक्षा प्राधिकरण के प्रशासक डेविड पेकॉक्स ने कहा है कि वन स्टॉप सुरक्षा का प्रावधान 2 देशों की सुरक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। भारत ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाक को फिर फटकारा।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्पीकर को लेकर निराधार और झूठी कहानियां फैलाने के लिए पाकिस्तान को फिर फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में मंत्री प्रतीक माथुर ने मंगलवार को कहा कि मैं पाकिस्तान की टिप्पणियों पर कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रतिष्ठित मंच का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। भारतीय प्रतिनिधि प्रतीक माथुर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर महासभा की बहस में भाग ले रहे थे। इससे पहले पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र दूत मुनीर अकरम द्वारा बहस के दौरान महासभा मंच से अपनी टिप्पणी में कश्मीर का संदर्भ दिया गया था। बाकी न्यूज़ युद्ध की है, तो ये आज का यानी 27 जून 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।